नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हो तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कर लेना। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के 10th एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना। जब आप लोग पेपर देने जाओगे, यानी कि जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें दोस्तों हिंदी में भी लिखा रहेगा और इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। बहुत लड़के को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी देखते हैं और बहुत लड़के को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% लड़के हिंदी ही देखते हैं। तो जितने भी हिंदी मीडियम से लड़के हैं वो सब लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है। देखो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो आपका ऑस्ट्रिया। आंसर क्या होगा? ए नंबर वाला होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो दूसरा का भी आंसर यही नंबर मिलेगा, मेजनी ने की थी। किसने किया था? तो मेजनी। दूसरा का भी आंसर आपका यही नंबर मिलेगा, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहली बार इतिहास की भौतिक व्याख्या किसने की थी? यानी कि पहली बार इतिहास की जो भौतिक व्याख्या है वो किस व्यक्ति ने किया था? तो आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना ही होगा। कार्ल मार्क्स का नाम सुने हैं ना जी? इसका भी आंसर यही नंबर होगा। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के रहने वाले हैं और इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। तो याद रखना, पहली बार इतिहास की भौतिक व्याख्या इन्होंने ही किया था, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है आपका, कोमिंटर्न की स्थापना किस देश में की गई थी? यह जो स्थापना है वो किस देश में की गई थी? तो 4 का आंसर होगा आपका डी नंबर वाला, रूस देश। रूस देश का नाम सुने हो ना? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस देश, ठीक है। इसके पास बहुत ज़्यादा एरिया है क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, कंबोडिया को किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया? कंबोडिया भी एक देश है, ठीक है, और इसको किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया? तो 5 का आंसर होगा ए नंबर वाला, 1970 ईस्वी में। सन 1970 ईस्वी में, याद रखना 1970 ईस्वी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल का समझते हो ना? होम, HOME, होम और रूल, ठीक है। होम रूल स्थापना जो है वो आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? तो 6 का आपका आंसर होगा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा, एनी बेसेंट नामक एक व्यक्ति ने किया था। आंसर होगा आपका ये सी नंबर वाला, ठीक है। एनी बेसेंट नामक एक व्यक्ति ने किया था, इसका मतलब कि यह आंदोलन चलाया था। अब देखो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर, कि बिहार में नमक सत्याग्रह की स्थापना पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? बिहार में नमक सत्याग्रह के स्थान पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 7 का आंसर होगा आपका क्या होगा? आपका डी नंबर वाला होगा, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। आंसर आपका होगा डी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला आपका क्वेश्चन से 8 नंबर की, जीवाजी राव सूती कारखाना कहाँ खोला गया? तो यहाँ पर 8 का दोस्तों आंसर होगा आपका डी नंबर वाला, ग्वालियर में। कहाँ पर खोला गया था? तो ग्वालियर में, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है जी, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये जो साइमन कमीशन था यह किस वर्ष भारत आया था? तो 9 का आंसर टिक लगाएंगे, सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है जी? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 10 नंबर की, भारत की दलीय पद्धति की क्या विशेषता है? भारत की दलीय पद्धति की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुदलीय पद्धति। क्या होगा? बहुदलीय पद्धति। आंसर का होगा ए नंबर वाला, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज की संरचना है। बिहार में जो पंचायती राज की संरचना है वो क्या है जी? तो 11 का आंसर होगा सर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्राम पंचायती समिति भी होगा, जिला परिषद भी होगा और ग्राम पंचायत भी होगा, यानी कि इसका आंसर तीनों होगा। डी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपका 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ये वाका होगा सी नंबर वाला। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत सन 1956 ईस्वी में भारत में कितने राज्य थे। 1956 ईस्वी में भारत में कितने राज्य थे, राज्य के पुनर्गठन के उपरांत, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का आंसर होगा सर 14 राज्य थे उस समय, ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है कि भारत में निम्नलिखित में लोकतंत्र कौन सा रूप में पाया जाता है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। तो 14 का हम लोग आंसर टिक लगाएंगे सर, यह आपका क्या होगा, तो हम लोग टिक लगाएंगे सर संसदीय और संसदीय, ये 2 होता है लेकिन 2 नहीं दिया, केवल एक ही दिया, तो हम लोग बोलेंगे सर आंसर होगा ग नंबर वाला संसदीय, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार का गठन कब हुआ था। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार का गठन कब हुआ था, तो 15 का आंसर होगा सन 1977 ईस्वी में। आपको पता ना सन 1977 ईस्वी में जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसने यह घोषणा किया था, मतलब कि किसने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो आप लोग आंसर याद रखना 16 का ए नंबर वाला प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में आंसर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, इनकी ऐप का लिंक है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्द ऐप पर आप लोगों को कोर्स मिलने वाला है, पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ आपको पूरे नोट्स आपको मिलने वाला है पीडीएफ के जरिए। तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो सब लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो क्या होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता ही होगा, ठीक। वैसे दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो होता है आपका बंगला। क्या होता है जी, बंगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश का उपनिवेश था। भारत किस देश का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन देश का, ग्रेट देन ब्रिटेन देश का उपनिवेश था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कहता है, एक मिनट क्या हो गया जी, 19 नंबर आपका प्रश्न है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का पुनर्योग क्या कहलाता है। समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का पुनर्योग क्या कहलाता है, तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा अर्थव्यवस्था कहलाता है। आपका ये डी नंबर वाला आंसर होगा अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन से जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है, तो वह विकसित देश कहलाता है, वह विकसित देश कहलाता है। आंसर होगा आपका ख नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र माना जाता है। तो हम लोग दोस्तों सेवा क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो आंसर हमारा 21 का बी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित रहता है। देखो बिहार का जो उत्तरी बिहार है ना, उत्तरी बिहार वो हमेशा बाढ़ से भयभीत रहते हैं, यानी कि प्रभावित रहता है। तो हम बोलेंगे सर जो ऑप्शन नंबर ये है ना वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी। वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 को मिलाकर भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी तो वो कितना थी, तो हम लोग टिक लगाएंगे लगभग 1,15,000, लगभग 1,15,000, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन एवं आय गणना विधियों के क्या गुण हैं, तो हम बोलेंगे सर 24 का हमारा आंसर होगा ये आपका सभी हो जाएगा डी नंबर वाला, व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सहज, ये सब आपका आंसर होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि इनमें कौन गैर संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें कौन गैर संस्थागत वित्त का साधन है। तो 25 का आंसर होगा सर इनमें से सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कृषक साख समिति कृषकों को कैसा ऋण प्रदान करती है। तो 26 का जो आंसर होगा, 26 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अल्पकालीन यानी कि सी नंबर वाला आंसर होगा अल्पकालीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर वाला, इनमें से सभी, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। देखो जी, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सरपंच। क्या बोलते हैं जी? सरपंच। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर हम लोगों का प्रश्न है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप लोग लोकतंत्र का तो नाम सुना ही होंगे, तो लोकतंत्र ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर आपका कि भारत ने गणतांत्रिक सरकार को कब अंगीकार किया। तो 30 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर होगा 30 का हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो चेन्नई को मद्रास भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर वाला, भारत में पहला नगर निगम मद्रास यानी कि चेन्नई में बनाया गया था। 31 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जब भी कोई भी उम्मीदवार ग्राम पंचायत या फिर मुखिया फिर सरपंच में भी जीतता है तो उसको 5 वर्ष तक रखा जाता है। 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होता है। ठीक है, तो 5 वर्षों तक का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन आपका 33 यानी कि 33 नंबर कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। यानी कि भारत में जो राजनीतिक दलों का जो चुनाव चिन्ह होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आंसर होगा चुनाव आयोग के द्वारा, डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो 34 का आंसर होगा सर बी नंबर वाला, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि इनमें से कौन वर्ष भारत के लिए आपदा वर्ष नहीं रहा। तो हमारा आंसर होगा 35 का सर डी नंबर वाला, 1951 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो 36 का आंसर होगा ए नंबर वाला, राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है। इनमें कौन मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो आंसर होगा बी नंबर वाला, वृक्षारोपण, बी नंबर वाला होगा वृक्षारोपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस खनिज की प्रधानता है। भारत में किस खनिज की प्रधानता है। तो 38 का जो आंसर होगा सही वो होगा आपका ए नंबर वाला, चूना पत्थर। क्या होगा? ए नंबर वाला होगा चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि इनमें से कौन परियोजना बिहार में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन परियोजना है जो हमारे बिहार में मतलब कि अवस्थित नहीं है। तो इडुक्की परियोजना बिहार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है बोरोरो जनजाति किस देश के निवास करता है। यानी कि बोरोरो जनजाति जो है वो किस देश में निवास करता है। तो याद रखना 40 का करेक्ट आंसर होगा कैमरून देश में। कैमरून भी एक देश का ही नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ। तो 41 का आंसर होगा सर 1952 ईस्वी में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बालाघाट खनिज क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा 42 का आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। अब देखो अगला क्वेश्चन, रानीगंज का संबंध किस खनिज से है? रानीगंज का जो संबंध है वो किस खनिज से है? तो 43 का आंसर होगा सर बी नंबर कोयला। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर कि राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो हमारा 44 का आंसर होगा सर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग किस फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग। ठीक है। तो दार्जिलिंग का नाम तो आप लोग सुने नहीं होंगे, हम भी नहीं सुने हैं, बट इसका आंसर याद रखना, जिसको हम लोग चाय बोलते हैं, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन राजस्थान का ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो 46 का आंसर होगा 46 का ए नंबर वाला बीकानेर एक राजस्थान में एरिया है जो ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि बताओ भारतीय रेल द्वारा रेल यात्री बीमा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो 47 माने तो 47 नंबर का आंसर होगा सर आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें आंसर होगा डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन बिहार में अधिक सिंचाई का साधन है? तो देखो पईन पोखर नहर ये सब आपके हो जाएंगे बिहार में सिंचाई के साधन हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ठाकुर पेपर मिल्स कहाँ अवस्थित है? ठाकुर पेपर मिल्स कहाँ अवस्थित है? तो 49 का आंसर होगा बी नंबर समस्तीपुर जो बिहार में स्थित है। ठीक है। अब देखो जी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी के दोनों तटों पर स्थित जिलों में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? तो आप लोग याद रखना सर मक्का जिसको बहुत लोग मकई भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग मक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्का बोलते हैं। बहुत लोग अपनी भाषा में मकई भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लेना। क्या कर लेना? एकदम याद कर लेना और जल्दी से जाओ हमारे ऐप को डाउनलोड करो। आपको ऐप पर बहुत ही जल्द कोर्स मिल जाएगा और बहुत ही जल्द आपको ऐप पर भी पढ़ने को मिल जाएगा। हमारे ऐप का नाम है स्टडी प्लस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी प्लस हमारे ऐप का नाम है, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, ज़्यादा समय नहीं है और जल्दी से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है। तो जल्दी से जाओ सब लोग।